I welcome everyone. So today's topic is metal and non-metal, and this is part third. So let's start. Now we'll study about reactions with acid. एसिड के साथ मेटल एंड नॉन मेटल कैसे बिहेवियर शो करेंगे उसको हम लोग देखेंगे थ्रू दिस एक्टिविटी. नाउ विल टेक 6 टेस्ट ट्यूब. एज यू आर सेइंग, यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, जैसा हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, अल्युमिनियम लेंगे, देन आयरन फिलिंग, देन कॉपर पिल्ड फ्लेक्सिबल वायर, देन चारकोल, सल्फ़र, ये सब हम लोग लेंगे. अब ये सब लेने के बाद जो है हम उसमें 5 ml जो है 5 ml जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे. डाइल्यूट कहने का मतलब है जिसमें ज़्यादा पानी का क्वांटिटी हो, सॉल्वेंट ज़्यादा हो. अब ये लेने के बाद जो है हम जो है रूम टेम्परेचर, पहले हम लोग रूम टेम्परेचर पर रिएक्शंस देखेंगे. अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शंस नहीं होगा तो हम लोग थोड़ा सा गर्म करेंगे. फिर एक जलता हुआ मैचस्टिक लाएंगे उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, मुंह के पास. तो अब क्या होगा वो देखेंगे. फिर हम इसी एक्टिविटी को जो भी आर्टिकल है, सेम आर्टिकल के साथ, सेम मटेरियल के साथ हम फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसी तरह करेंगे. तो हम देखेंगे कि जो भी मैचस्टिक है जब भी हम लाते हैं तो पॉप साउंड क्रिएट करता है, और ये पॉप साउंड जो क्रिएट होता है इसका वजह है हाइड्रोजन. तो हमने जैसा कि अगर हम मैग्नीशियम के साथ देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस HCl. अब यहाँ पे 2 हमने बैलेंसिंग के लिए लगाया है, MgCl2 और H2. तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है. ये हाइड्रोजन गैस जो है, यही हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड क्रिएट करता है. अब ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड क्रिएट करेगा. मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, बट मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और ये पॉप साउंड क्रिएट करेंगे. जब हाइड्रोजन जब बर्निंग मैचस्टिक लाया जाएगा तो ये पॉप साउंड क्रिएट करेंगे ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. अब यहाँ पे कुछ मेटल, ऐसी बात नहीं है कि सारे मेटल सभी एसिड से रिएक्ट करते हैं. कुछ मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे, किसी एसिड के साथ बिल्कुल नहीं रिएक्ट करेंगे, इवन ऑन हीटिंग. तो ये होता है. सिमिलरली इन बेस के केस में भी क्या होगा कि ये बेस कौन कौन से होंगे, जैसे NaOH, KOH, ये सब क्या है, बेस है. जब हम इनसे रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो होगा, इनसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. ये हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगा ये पॉप साउंड क्रिएट करेगा. तो अगेन पॉप साउंड क्रिएट हो गया, इट मीन्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल आर व्हाट, कॉम्प्लेक्स. अब नेक्स्ट रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो पहले हम लोग एक्टिविटी देखेंगे. हमने क्या लिया, 100 ml बीकर लिया, उसमें 50 ml जो है हमने वाटर लिया. फिर सब में जो है ये कॉपर सल्फेट लिया. दोनों में क्या है, दोनों का कलर आप सेम देख रहे हैं, दोनों में कॉपर सल्फेट है. इसमें जिंक सल्फेट है, इसमें क्या है, जिंक सल्फेट है. और एक में जो है आयरन सल्फेट है, एक में क्या है, आयरन सल्फेट में है. अब हम क्या करेंगे, दोनों में जो है एक में हमने जिंक डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, इसमें हमने जिंक डाल दिया, और इसमें हमने आयरन डाल दिया. अब क्या होगा इसमें, फर्स्ट ए वाले में मैं बताना चाहूँगी. ए में क्या होगा, जिंक डालने के बाद जो है ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. ये इसके जगह पे आ जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, और ये कॉपर जो है बेचारा अलग हो जाएगा. तो ये जिंक सल्फेट बनने के वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा रिएक्शन जो हमने 7th में पढ़ा था, अब जैसे कॉपर सल्फेट लिया था जिसको हमने नीला थोथा कहा था, इसमें हमने क्या, इसमें हमको क्या डालना है, आयरन. आयरन का कोई भी आर्टिकल, या प्लेट यूज़ कर सकते हैं, या नील यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल हमने इसमें हम लोग इसमें डाल देंगे. डालने के बाद क्या होगा कि ये जो हो जाएगा, ये जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाला, हमने आयरन डाला, और ये आयरन जो है ये आयरन जो है कॉपर को
हटा देगा और ये खुद जगह पे आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और ये कॉपर बन जाएगा। तो आपने देखा था इसका कलर जो है इस तरह चेंज हो गया और रिएक्शन ये शो कर दिया। तो ये दोनों का इस तरह का। अब हम जस्ट अपोजिट करेंगे। जैसे हमने ये जिंक सल्फेट लिया है, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट था तो हमने क्या लिया था, जिंक लिया था। अब यहाँ पे जिंक सल्फेट है तो हम लेंगे कॉपर। तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। अगेन यहाँ पे हमने क्या लिया था, आयरन लिया था। आयरन से ये बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर बच गया था। लेकिन यहाँ पे जो है हम जस्ट अपोजिट लेंगे, यहाँ पे कॉपर लेंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है जिंक सल्फेट लिया है तो हम यहाँ पे आयरन लेंगे, फिर भी कोई रिएक्शंस नहीं। तो आखिर क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो एक जो है सारे मेटल की पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी होती है और एक जो है उनमें क्या होता है, सीरीज़ होता है। जैसे 1 2 3 इस तरह का सीरीज़ होता है। तो जो मेटल ऊपर आता है जिसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल ऊपर आएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और नीचे जैसे जैसे आएगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो जो जिंक है वो हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो इसीलिए आपको पता होगा कि गैल्वेनाइजेशन जो हम लोग करते हैं जिंक लगा के, तो इसके पीछे यही रीज़न है। तो यहाँ पे जो होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जिंक जो होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयरन से भी और आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका एक ही रीज़न है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे जो होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेंगे। जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। इसीलिए जो है जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। उसी तरह आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद ही उसका जगह ले लेगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा। लेकिन जस्ट अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो यही है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसके प्लेस को चेंज कर रहा है। जो कॉपर सल्फेट का जो पोजीशन था यहाँ पे कॉपर की जगह, ये कॉपर का जगह जो है आयरन ले रहा है या कॉपर का जगह जिंक ले रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लेस को चेंज कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। अब यही बात यहाँ पे समझाया हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे। तो यही जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है जो जिसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। नाउ अब यूजेस क्या है मेटल और नॉन मेटल के। अब मेटल के डिफरेंट यूजेस हैं, जैसे मैसनरी, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, देन ट्रेन्स, सैटेलाइट। डिफरेंट आर्टिकल इज मेड फ्रॉम व्हाट मेटल, कुकिंग, ज्वेलरी, कुकरी सेट, यूटेंसिल्स, एवरीथिंग। जो है बहुत कुछ जो है इससे बनाए जाते हैं। अब इसके यूजेस क्या है नॉन मेटल के। सबसे पहले नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन, जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइज़र के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। देन कुछ नॉन मेटल जो है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। कुछ मेटल जैसे जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें जनरली क्लोरीन होता है, तो दैट इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन। उसके बाद जो है ये दवाई के रूप में यूज़ होते हैं, वुंड पे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होते हैं, कुछ क्रैकर्स के लिए बनाने में यूज़ होते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं नॉन मेटल्स के। अब कुछ मेटल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में भी होते हैं, जैसे ब्लड में जो होता है आयरन होता है, जो हेमोग्लोबिन जो हम लोग कहते हैं, तो हेम और ग्लोबिन से बना हुआ है। तो हेम क्या है, आयरन है। तो आयरन जो है हमारे ब्लड में होता है, आयरन की कमी से क्या हो जाए, एनीमिया हो जाता है, जो 6 में आप लोग पढ़े होंगे। देन मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो प्लांट के क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये सब सारे जो है मेटल और नॉन मेटल के यूज।
अब सब्सटेंसेस जो होता है केमिकल रिएक्शंस में जाते हैं और नए सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जैसा कि हमने 7th में पढ़ा था। अब ये सब्सटेंसेस जो होगा वो जो भी सब्सटेंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो कि रिएक्शंस में जाएंगे, जो फॉर्म करेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अब जब कोई सब्सटेंस को फर्दर जो है डिवीज़न नहीं किया जा सके कोई भी मेथड से, हीटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस से, दे आर कॉल्ड एलिमेंट, दे आर कॉल्ड एलिमेंट। और एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। एटम का एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो एटम का होगा। और ये जो एलिमेंट होता है केवल एक एटम से ही, एक तरह के एटम से ही बने होते हैं। जैसे सोडियम का जो एटम होगा वो उसी एक ही तरह के एटम से बने होंगे। फिर जो पोटेशियम का होगा, और वो फिजिकल चेंजेस से भी नहीं इफेक्ट, जो गैसियस स्टेट में जो एटम होंगे वैसे ही लिक्विड स्टेट में भी होंगे, और वैसे ही वेपर स्टेट में भी ऐसे ही होंगे। तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई भी चेंजेस उस एटम में नहीं आता है। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। ये जो जनरली जो मटेरियल जो है वो मेटल और नॉन मेटल में, और एक आता है मेटलॉइड। फर्स्ट है मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, एंड बीच में जो आता है वो होता है मेटलॉइड। तो ये जो मेटल होते हैं मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं मेटलिक होते हैं, मेटल्स होते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।